न्यूज़ वगैरह देख के मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ये जो न्यूज़ इतने फैलाए जा रहे हैं, रियलिटी क्या है सबको पता है। जो न्यूज़ आता है सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं एकदम से इतना ज़्यादा चीज़ें जो फैलाई जा रही है, कहीं कोटा को लेके कोई साजिश तो नहीं? क्या कोटा को बदनाम करने की ये कोई स्टेप तो नहीं है या कुछ ऐसा? क्योंकि अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। लोग जो है एक-दूसरे को दोषी देने लगते हैं। हुँ। कोई बोलता है कोचिंग दोषी है, कोई बोलता है बच्चे की दोष है, कोई बोलता है पेरेंट्स की दोष है। आखिर में ज़िम्मेवारी या दोष किसकी है? तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो आज का वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं अपनी वीडियो के थ्रू, जो कि आपको बताएँगे, गाइड करेंगे। और आज हमारे साथ इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, वो है डॉक्टर सारिका मोहता मैम, जो कि एक सेलिब्रेटेड फिगर हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और एक टेडेक्स स्पीकर हैं। तो आज मैम से हम सारी बातें जानेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल मैम। हाँ, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, जो कि देश भर के लोग जो हैं वो इस टॉपिक के बारे में सुनना और जानना चाहते हैं कि कोटा के जो लोग हैं, उनका क्या ओपिनियन है। जो कि मैम आप एक काफ़ी सेलिब्रेटेड फिगर हो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, टेडेक्स स्पीकर हो। तो आपके पास आप भी हज़ारों बच्चों से कनेक्टेड हो। बहुत सारे बच्चे आपके पास आते होंगे अपने प्रॉब्लम्स लेके। तो जैसे कि आज के समय में जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही है कोटा से रिलेटेड, मैं टू द पॉइंट मैम बात करूँगा आपसे। जैसे कि जो भी आज हादसा होता है बच्चों से रिलेटेड कोटा में, कोचिंग के फील्ड में जो भी चीज़ें न्यूज़ में आती है, तो ये सब देखने के बाद सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले मेरे दिमाग में एक गाना आता है, हाँ। दैट यू मस्ट हैव हर्ड। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिज़ा खा गई। बट जब डेथ किसी कारण से होती है, मीन्स मे बी एक्सीडेंट, मे बी बीमारी और कोई और वजह, तो कहीं ना कहीं सब्र हो जाता है, क्योंकि वी नो द रीज़न, हुँ, राइट। लेकिन जब ये खबर सुनने को मिलती है कि एक बच्चा अपने जीवन से निराश होकर हुँ, उसने खुद ने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, तो वहाँ सब्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ लगता है कि हम कुछ कर सकते थे, राइट। हुँ, वो हार कैसे मान गया, मीन्स वहाँ पर अपनी, कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील होती है और बुरा लगता है। और जब ये बातें विशेषकर आपके खुद के शहर के बारे में की जाती है, कोटा के बारे में की जाती है, तो हुँ। तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिर में ये सब हो क्यों रहा है? अ, क्यों एक बच्चा सब कुछ पता होते हुए भी ये कदम उठा लेता है? मतलब कि ऐसी क्या फैक्टर होती है, क्या चीज़ें होती है कि बच्चा उस एंड पे, उस शोर पे पहुँच जाता है, जहाँ से ये स्टेप वो उठा लेता है? इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो हर व्यक्ति जो होता है उसके दिमाग में अल्टरनेटिव थिंकिंग होती है। अल्टरनेटिव थिंकिंग मीन्स हम एक काम को किस तरीके से कर सकते हैं, उसके करने के मल्टीपल तरीके हमारा दिमाग ढूंढता है, हुँ, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारे इमोशंस हाई होते जाते हैं, हम किसी भी तरीके की नेगेटिविटी की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग का अल्टरनेटिव थिंकिंग जो है वो ख़त्म होता जाता है, राइट। और एक पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट, ये मतलब इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, सो दिस इज़ द कॉज। और अगर हम मतलब बात करें सुसाइड की, तो देयर कैन बी मैनी 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 कॉज। अगर आप जैसे कोटा के स्पेशल रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मतलब वी ऑल्सो सॉन द मतलब वी हैव सीन द केसेस जहाँ पर कोटा में बच्चा आता है और विद इन अ वीक सुसाइड हो जाता है। हुँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो सुसाइड का रीज़न है, वो ये हो सकता है कि जब बच्चा अपने शहर में होता है, अपने गाँव में, अपनी जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर वो नंबर 1 है, हुँ, वहाँ पर वो हीरो है। लेकिन जब वो यहाँ पर आता है, जहाँ पर कि पूरे देश से क्रीम आई है, वहाँ पर जब वो अपने आप को कहीं नहीं पाता है, तो मेबी
दैट कैन बी अ रीज़न कि वो सरेंडर कर देता है, राइट। इसके अलावा इमोशनल रीजंस हैं, क्योंकि कोटा में जो बच्चे आते हैं उन वो जनरली अपने घरों में पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, अच्छे से रह रहे होते हैं, अचानक उनको कोटा में भेज दिया जाता है। वॉर का एक नियम है, जब भी हमें युद्ध लड़ना होता है हम एक फ्रंट खोलते हैं, राइट। लेकिन अगर आप कोटा के अंदर जब बच्चों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो आप अगर आप देखोगे तो उसको सारे फ्रंट एक साथ खोल दिए जाते हैं। बच्चा पहले घर में रहता है, वो अपना कोई काम नहीं करता है, पेरेंट्स सारे काम उनको करके देते हैं। बच्चे को इमोशनली और वैसे भी अपने पेरेंट्स से अलग रहने की आदत नहीं है, और यहाँ पर आने के बाद में उसके पास पढ़ाई का प्रेशर तो है ही है, राइट। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ सेकेंड रीज़न कि यहाँ पर आने के बाद उसके पास सिर्फ नॉट इवन हर तरीके से उसके पास में प्रेशर बढ़ जाता है। दैट कैन बी अ रीज़न। पीयर प्रेशर तो है ही, क्योंकि वहाँ पर जब वो अपने जैसे अपने मतलब जैसे उस सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, बट वहाँ पर जो अपने से बहुत बेहतर बच्चों को बहुत बेहतर करता हुआ देखता है, दैट मे बी अ रीज़न। देयर कैन बी मल्टीपल रीज़न। सो मैं ये नहीं कह सकती दिस इज कैन बी द ओनली रीज़न फॉर इट। मैम, कभी कभी न्यूज़ वगैरह देख के मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ये जो न्यूज़ इतने फैलाए जा रहे हैं, रियलिटी क्या है सबको पता है, जो न्यूज़ आता है सही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम से इतना ज़्यादा चीज़ें जो फैलाई जा रही है, कहीं कोटा को लेके कोई साजिश तो नहीं, क्या कोटा को बदनाम करने की ये कोई स्टेप तो नहीं है या कुछ ऐसा? क्योंकि अगर आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, आप वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, राइट। अगर आप वो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो 24 मीन्स 28 सुसाइड पर डे कमिट होता है, राइट। इट मीन्स एवरेज 1 स्टूडेंट, फाइन। अगर आप इंडिया का स्टैटिस्टिक्स उठा के देखते हैं तो राजस्थान उस स्टैटिस्टिक्स में कहीं पर भी नहीं आता। इवन अगर आप सिटीज़ वाइज भी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वहाँ पर कोटा कहीं पर भी नहीं आता है, राइट। सुसाइड जो है वो केवल कोटा की समस्या नहीं है, सुसाइड पूरे वर्ल्ड की समस्या है, और उस वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया 41th प्लेस पे आता है, राइट। तो उसके बाद में जब जब सुसाइड की जब बातचीत की जाती है, और केवल जब कोटा को टारगेट किया जाता है या कोटा का नाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति अवश्य होती है कि कुछ ना कुछ तो बात अवश्य है कि वाई ओनली कोटा, because suicide is not the only problem of Kota. Delhi is the number 1 in suicide, but no one is talking about that. Even अगर हम लोग डेथ्स के बारे में ही कंसर्न है, राइट, तो सुसाइड से ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं पर एनम वो एक्सीडेंट्स के थ्रू होती है यूथ की, बट हाउ मेनी आर कंसर्न अबाउट दैट? सो ये बातें कहीं ना कहीं मन में भाव अवश्य लाती हैं जो आप कह रहे हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि जब ऐसे न्यूज़ वगैरह पेरेंट्स सुनते हैं जो कि आज कोटा से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, उनके बच्चे आज यहाँ पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके मन में भी कंफ्यूजन आ जाता है, और लोग जो है एक दूसरे को दोषी देने लगते हैं। कोई बोलता है कोचिंग दोषी है, कोई बोलता है बच्चे की दोष है, कोई बोलता है पेरेंट्स की दोष है। आखिर में जिम्मेवारी या दोष किसकी है? बच्चा के लिए स्टेक होल्डर है वी ऑल, तो मुझे लगता है कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, फाइन। मैंने कहीं बहुत पहले एक लाइन सुनी थी कि बच्चे और पौधे मतलब चिल्ड्रंस एंड ट्रीज वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, वो किसी इंडिविजुअल की संपत्ति नहीं होती। तो उनका ध्यान रखना या उनकी देखभाल करना वो हम सबका कर्तव्य है, राइट। कोटा में पढ़ने आने वाले सारे बच्चों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। तो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है और किसी की भी नहीं है। क्यों बात ये मैं कह रही हूँ सबकी जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि वी ऑल नीड टू प्ले आवर ओन रोल, और मुझे लगता है सब कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं तभी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सीधा सीधी मैं आपसे अगर पूछूं, कोचिंग जिम्मेवारी या पेरेंट्स, क्योंकि लोग डायरेक्ट एकदम कहते हैं कि भाई कोचिंग जिम्मेवारी है वो, क्योंकि देखो मैम क्या होता है कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, रीजन बीइंग कि हजारों बच्चों को आप गाइड करते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं और आप कोटा से हो, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इस सिटी से जुड़ा हुआ है, बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं,
आपको पूरा कोचिंग कल्चर के बारे में पता है कि क्या है, कैसे आज बच्चे आते हैं यहाँ पे दूर दराज से पढ़ते हैं, तो कई बार जब डायरेक्ट कह दिया जाता है कि भाई कोचिंग ही जिम्मेवार है, आपको इस पे क्या कहना है? एज अ कोटा लोकलाइट आपका क्या कहना है? नॉट जस्ट कोटा लोकलाइट, आई एम ए पेरेंट टू, राइट, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपका इतना स्ट्रेट अवे जवाब है कि पेरेंट और कोचिंग, तो आई विल गो विद द पेरेंट्स। व्हाई? बिकॉज बच्चा सबसे पहले मेरे पास होता है, राइट? मुझे बच्चे के साथ में एक डिसीजन लेना होता है कि मुझे क्या करना है, राइट? तो मैं ये समझती हूँ बीइंग अ पेरेंट, सबसे पहले मेरी अकाउंटेबिलिटी ये बनती है कि मैं अपने बच्चे को जानूँ, अपने बच्चे को समझूँ। और आज हम इस एरा में जहाँ पर हम रह रहे हैं, अगर मैं खुद भी नहीं समझ सकता हूँ तो आई हैव मल्टीपल वेज, ठीक है? जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास टेस्टिंग होती है, मैं टेस्टिंग करा सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि मेरे बेटे का, बच्चे का क्या पर्सनालिटी प्रोफाइल है, उसके क्या ट्रेड्स हैं, वो किस काम को करने में बेहतर हो सकता है, किस फील्ड में अच्छा करेगा, राइट? तो अगर मैं उस प्रोफाइल को यूज़ करूँ, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे को कहीं पर भेजता हूँ। और कई बार क्या होता है कि बच्चे का अपना भी माइंडसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा इमोशनली जो है वो मुझसे बिल्कुल भी सेपरेट होने को तैयार नहीं है, या वो इमोशनली इस कंडीशन में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका बड़ा होना, कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और मैं उसको ज़बरदस्ती अपने से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेज देता हूँ। वुड यू फील कि वो बच्चा प्रोग्रेस करेगा, राइट? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये अकाउंटेबिलिटी पेरेंट्स की आती है कि वो अपने बच्चे को समझें, अपने बच्चे के ट्रेड्स को समझें, उसके गुण धर्म को समझें, उसके स्वभाव को समझें, और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, आजकल एक बहुत मार्केटिंग गिमिक्स हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गो विद इट, ठीक है? हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर प्रोफेशन की अपनी पर्सनल डिमांड्स हैं, राइट? गॉट इट? इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है नेचर और एक है नर्चर। फाइन? जैसे कि मैं बहुत एग्जाम्पल देती हूँ अपनी क्लासेस में, जब हम बच्चों को, जैसे साइंस में जब पढ़ाते हैं, नेचर एंड नर्चर डिबेट आपने सुना होगा कि बरगद का पेड़ है, तो बरगद का जो बीज है, बरगद है, बरगद में बरगद होने की कैपेसिटी है, मतलब बरगद का पेड़ हजारों हजारों किलोमीटर फैल सकता है। लेकिन अगर मैं उसको गमले में लगा दूं तो नहीं फैलेगा ना। यानी कि उसमें पोटेंशियल तो है, बीज में पोटेंशियल तो है, लेकिन मैंने उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया, राइट? दूसरी तरफ अगर मान लीजिए गुलाब का पौधा है, उसको मैं दुनिया का बेस्ट टू बेस्ट नर्चर दूं, बेस्ट टू बेस्ट इन्वायरमेंट दूं, सारी खाद दूं, वो बरगद बन जाएगा? मैं कुछ भी कर लूं तो नहीं बन पाएगा, राइट? तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं ना, कोचिंग बेसिकली वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट? वो नर्चर प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बच्चा क्या बनेगा, ये उस बीज पर निर्भर करता है, वो उस बच्चे पर निर्भर करता है। अगर बच्चे में पोटेंशियलिटी नहीं है तो उसको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको नहीं बना सकता। इसको मैं आपको अलग एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा था कि हर प्रोफेशन की अपनी डिमांड्स है। जस्ट एन एग्जांपल, मुझे आर्मी में जाना है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे आर्मी में जाना है, और आर्मी में जाने की 2 शर्तें हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, और मेरा वजन जो है 60 किलो वजन होना चाहिए, जस्ट एन रफ, राइट? लेकिन जब मैं अपने आप को असेस करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मेरी हाइट तो 5 फुट है। तो क्या मैं कुछ भी करके अपनी हाइट बढ़ा सकती हूँ? नहीं, ये नेचर की बात आ गई। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर कोचिंग्स की बात आती है, राइट? मान लीजिए मेरा वजन इस समय 85 kg है, ठीक है, और मुझे आर्मी में जाने के लिए 60 किलो वजन करना है, तो 85 से 60 किलो वजन किया जा सकता है, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या ये हर बच्चे के लिए कर पाना पॉसिबल है? क्या हर व्यक्ति के लिए अपना वजन घटा पाना पॉसिबल है? क्या हर व्यक्ति 85 से 60 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, उसकी अपनी बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, उसका अपना डिसिप्लिन हो सकता है, उसका अपना मोटिवेशन हो सकता है। कुछ लोग ना बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, कुछ लोग नहीं डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये
बिल्कुल पॉसिबल है कि वजन 85 से 60 किया जा सकता है। हमारे पास सारे के सारे उसके तरीके अवेलेबल है, उसके बावजूद भी हर व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा। द सेम थिंग विद द सिलेक्शन और विद द कोटा कोचिंग। बच्चा अपनी पोटेंशियल लेकर आता है, उस पोटेंशियल को वो इन्वायरमेंट नरिश करता है और बच्चे का सिलेक्शन होता है, राइट। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी मतलब जो हमें याद रखना चाहिए when we talk about IIT और नीट, और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, they are not just about pass and fail, it's a competition। तो it's about किसने कितना बेटर परफॉर्म किया, राइट। तो मे बी आई परफॉर्म माई बेस्ट, राइट, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई और हो सकता है ना जिससे मुझसे बेहतर परफॉर्म किया हो, राइट। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, हमें ये बात पे ध्यान रखने की जरूरत है, राइट, कि मैंने अपना अच्छा परफॉर्म किया ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, फाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और वैसे भी आपको पता है स्टैटिस्टिक्स मुश्किल तब हार्डली कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना है। बट अगर एक प्रोफेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं, राइट। तो हमारे जैसे हम जब बच्चों को भेजते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि राइट नाउ यू आर हैविंग दिस टारगेट, ठीक है। तो आपको पूरा मन लगा के 100% यही काम करना है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता मत, तू तो अपना 100% कर। अगर इसमें सिलेक्शन होता है, मेरे पूरी मेहनत के बाद में मेरा इस अपना 100% देने के बाद इसमें सिलेक्शन होता है, इट्स फाइन। नहीं होता है तो जो मैंने लर्निंग की है, जो मैंने सीखा है, वो तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, उससे मैं कुछ और आगे करूंगा, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर दैट अप्रोच शुड बी राइट, और हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी, राइट। मैम जैसे कि आपने एक पॉइंट कहा कि बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं, एनालाइज कर सकता है कि बच्चा स्ट्रेस्ड है या परेशान है। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा और ब्रीफ में कि ऐसा क्या है, कौन सा टेस्ट है या क्या चीज़ें हैं मैम, कैसे पेरेंट्स जान सकता है? देखिए, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप जरा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेकर आएँ, एक्सरे करा के आएँ, बीपी ये जो है। उसी तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी टूल्स होते हैं, राइट, जिनको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। वो जो टेस्ट होते हैं वो पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग का भी असेसमेंट कर सकते हैं, वो एप्टीट्यूड का भी असेसमेंट कर सकते हैं। वो हमको अपने बच्चे के हम बता सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसमें कौन कौन से ट्रेड्स है और इन ट्रेड्स के साथ में किन किन फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकता है। दिस इज़ वन डायमेंशन, राइट। इसके अलावा जो आपने बोला कि बच्चा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, कहीं वो सुसाइडल आइडिएशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी जो है हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन अगर हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी काम डायरेक्टली नहीं होता, उससे पहले बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जो बच्चा होता है वो भी ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हमको देता है। बच्चे में भी ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं जिनको अगर हम पेरेंट्स थोड़े से वॉचफुल रहे तो समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा जो है वो है ना, जैसे मतलब जो उसका एक नॉर्मल जो ट्रेंड है, जो मतलब जो है उसमें चेंज, नॉर्मल बिहेवियर में चेंज हो जाता है। एक बच्चा जो पहले बहुत खाना खाता था अब बिल्कुल खाना खाना बंद कर देता है, या पहले बिल्कुल खाना नहीं खाता था बहुत खाना खाना शुरू कर देता है। एक बच्चा जो बहुत लोगों में घुलता मिलता था वो अकेले रहना शुरू कर देता है, अकेला बच्चा घुलने मिलने शुरू कर देता है। बच्चा अचानक रोने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि उसकी मतलब उसमें ड्राइनेस बढ़ गई, जैसे उसके बाल है, डैंड्रफ हो रही है, ड्राइनेस बहुत है स्किन के ऊपर, उसके अंदर बच्चा खुद, जैसे आप खुद भी जैसे बच्चे का मुंह दिन भर सूखा सूखा रहता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में है या स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, या कोई ना कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। और एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मेरा मतलब जो मेरा अनुभव है काउंसलिंग का, उससे मैं कह सकती हूँ कि अगर वो जो इनिशियल स्टेज पर जब पर बच्चा सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के पास इर्द गिर्द रहता है, वहीं पर यदि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले और समटाइम्स बच्चों के साथ सिर्फ बैठ जाना या सिर्फ बात कर लेना या सिर्फ इतना कह देना कि मैं हूँ ना, ठीक है, दे ऑल्सो वर्क वंडरफुली, राइट। लेकिन हम शायद वो छोटे छोटे साइंस भी
मिस कर जाते हैं। और जनरली जब हम बच्चों के पास में बैठते हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट जनरली जब हम बच्चों के पास बैठते हैं तो ज्ञान देना इज मोर ओवर अ पर्पस देन टू लिसन। ठीक है, और बच्चे सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, वो हर चीज़ से बोलते हैं। अगर हम वहाँ बैठें, सुने, समझें, तो बहुत सारी समस्याएं तो केवल सुनने से दूर हो जाती हैं। बच्चा जब अपनी बात रख पाता है, आपसे खुल के बात कह पाता है, और वो ये कहीं ना कहीं आप उसको ये अश्योरेंस दे पाते हो, आप ये भरोसा दिला पाते हो कि आप उसके पास हो, तो बच्चा बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से लाइफ में बच जाता है। मैम, जो कि आप यहाँ पे कोटा में आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा मैं कोचिंग से भी रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके मैम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बच्चे बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, लाखों बच्चे आते हैं प्रिपरेशन के लिए। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक कोचिंग नहीं, मैं ओवरऑल पूरे कोचिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बैचेस सिस्टम वगैरह भी होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं बाकी जगह के या पेरेंट्स हैं, वो ये पॉइंट निकालते हैं कि भाई, कुछ कुछ लोग निकालते हैं कि बैचेस अलग कर दिए जाते हैं, बच्चे जो है वो अ, अपने आप को एक दूसरे से फिर नीचे देख के फिर डिमोरलाइज फील करने लगता है। आपको क्या लगता है मैम कि क्या ये सही है, गलत है, या कोचिंग में ऐसे सिस्टम क्यों है? सर मुझे लगता है कि हमें ना पर्पस समझना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग जो है, वो बच्चा जो आता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस से आता है। पर्पस क्या है? सिलेक्शन, राइट। वो वहाँ पर केवल लर्न करने, सीखने नहीं आया है। मैं ये बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ऑनेस्टली मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे भी कर रही हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि अगर मैं एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन का मेरे को कुछ अता पता नहीं है, मैं आपसे सारी ऐसी गुड्डी गुड्डी बातें करूँ, कि आप अपने बच्चे को भेजेंगे मेरे पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए? नहीं भेजेंगे। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, राइट। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस है, बच्चा एक टारगेट, एक गोल लेकर आता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर भी ये प्रेशर है कि उनको उस जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करना है, राइट। तो जब वो बच्चा कोई टारगेट लेके आए तो उनको उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से करानी है, क्योंकि हर बच्चा समान नहीं है। जो हम लोगों को मतलब हम इस बात को क्या कितना भी कह लें, लेकिन हमें ये बात माननी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, राइट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी ऑलरेडी तैयारी है, एक बच्चे की बिल्कुल इनिशियल स्टेज से तैयारी है, तो क्या मैं दोनों को सेम ही बैच में पढ़ाऊं? अगर मैं वो ऐसा कर रहा हूं तो क्या मैं उस बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा जिस बच्चे ने ऑलरेडी अपना कोर्स कवर कर लिया? क्या बैच अलग कर देना गलत है? नहीं, मैं नहीं मानती गलत है। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो दो बैच को अलग करने का क्राइटेरिया क्या है, मतलब वो क्यों किया जाए, उसकी नीड क्या है, करते क्यों है? क्योंकि बच्चे की नीड अलग है। एक बच्चा है जो कि मतलब एक बच्चा है जो कि 90% के उसमें वो कर रहा है, मतलब उस बच्चे को सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रही है, अब उसको केवल रिफाइनमेंट के उस पर आना है, ठीक है, तो मैं उसको अलग स्ट्रेटजी से पढ़ाऊंगी ना। एक बच्चा है जो मेरे पास आया ही है, जिसको बेसिक्स भी नहीं आते, तो मैं उसको अलग स्ट्रेटजी से पढ़ाऊंगी ना। तो वो बच्चा जिसको बेसिक्स भी नहीं आता और वो बच्चा जो एडवांस लेवल, मतलब जो बहुत आगे चल रहा है, क्या मैं दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगी? तो क्या वो गलत नहीं होगा? क्या दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं इसको गलत नहीं मानती। इसी से आगे बढ़ के एक और क्वेश्चन आता है कि कोटा में सिर्फ रैंकर्स बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, बाकी पे नहीं। नहीं, मैं ये भी नहीं मानती। मतलब कि आप काफी बच्चों से जुड़े हुए हो, आपको क्या लगता है, बच्चों से क्या ओपिनियन ऐसे सुनने को मिलता है, क्या ये सच है, इसमें कितना फैक्ट है? देखिए सर, हर बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। बच्चे जो पढ़ते हैं वो आगे मूव ऑन करते हैं, और क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों को जानती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो टॉप 100 बच्चे सिलेक्शन, मतलब जो टॉप 100 बच्चे उन्हीं का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कहीं से भी होता है, तो वो सिलेक्शन कहाँ से होता है? क्योंकि उनको भी सेम पढ़ाया गया है ना। एक सवाल ये भी आता है मैम कि जैसे कि टेस्ट वगैरह को बंद किया गया, जैसे कोटा में, जैसे ही बहुत सारी ऐसे न्यूज़ेस वगैरह निकल के आई, तो आपको क्या लगता है कि टेस्ट बंद करने से बच्चों के लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है? क्या टेस्ट एक प्रेशर डाल सकता है बच्चों पे? आपने वो ऐड सुना है, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ प्रेशर अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो
हमको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब मेरा टेस्ट होता है तो आई हैव अ क्लियर कट गोल। आपके साथ भी हुआ होगा ना, साल भर पढ़ाई नहीं करी, पता है कल एग्ज़ाम है, ठीक है, फिर पढ़ाई हो जाती है रात भर में, पूरा साल भर जो नहीं तो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके पास कल एक क्लियर कट टारगेट है कि कल मुझे क्या करना है, एग्जाम देना है। तो वो आपको क्या करता है? पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको गोल देता है, राइट। तो टेस्ट का भी वही पर्पज़ है। इसके अलावा टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, वो ये कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है, और जो मैंने पढ़ा है, सीखा है या समझा है, उसको मैं कितने अच्छे से पढ़ समझ या सीख पाया हूँ, ये उसको एक तरीके से इवेल्युएट करने का एक तरीका मात्र है, राइट। तो मुझे लगता है टेस्ट के होने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर टेस्ट का होना गलत है तो कोटा कोचिंग के टेस्ट को रोकने से क्या होगा? हम आईआईटी के टेस्ट क्यों नहीं बंद कर देते? हम नीट का टेस्ट क्यों नहीं बंद कर देते? अगर सिर्फ मेरी इच्छा काफ़ी है मुझे नीट में, मतलब मेरे को डॉक्टर बनाने के लिए या मेरा कोई इंजीनियर बनाने के लिए, अगर मेरी सिर्फ इच्छा ही काफ़ी है और बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट बना देना, डायरेक्ट दे देना। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा? क्या इससे कुछ पर्पस सॉल्व होगा? आप और मैं, मेरे ख्याल से इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टेस्ट बंद कर देने से कोई पर्पस सॉल्व होगा। मुझे लगता है जैसे कि आपने शायद वो भी सुना होगा ना, एक संत बोलते हैं शायद कि वो कैसे बनता है, बुलेट वाला शीशा कैसे बनता है, बुलेट कैसे वाला बनता शीशा है, कैसे हम बनता उसको है? बार बार ठंडा और गर्म करते ठंडा हैं। गर्म करते हैं। ऐसे हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? बार बार क्या करते हैं? अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं और फिर मीन्स उसको रिलैक्स करते हैं। इसी तरीके से हम मजबूत बनते हैं ना। तो वो जो हर सप्ताह जब बच्चों के ऊपर हल्का हल्का थोड़ा प्रेशर होता है, तो मुझे लगता है कि उससे उनकी लगातार तैयारी होती है और वो फाइनल डे के लिए तैयार होते हैं, जबकि वो मतलब तब तक वो स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं। और अगर आप सिर्फ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो इस लाइफ में स्ट्रेस दुनिया में है, मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ स्ट्रेस नहीं है, नहीं, सब राइट सब हर जगह काम में स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। और अल्टीमेटली यदि आपको लाइफ में सक्सीड होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये स्ट्रेस आपको हैंडल करना सीखना ही होगा। राइट मैम। तो जैसे कि और भी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि फन डे एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ताकि बच्चों को थोड़ा सा मूड उनका रिफ्रेश वगैरह रहे। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये क्या सही है बच्चों के लिए? होना ठीक है, चाहिए? इट्स पार्ट एंड पार्शल होना चाहिए ना, लाइफ इट्स अ पैकेज। देखिए मुझे एक चीज़ पता है कि ना, मतलब मुझे पता है कि कुल्हाड़ी में जितनी धार होगी, ठीक है, वो उतना एफिशिएंटली काम करेगी, राइट। मतलब 8 घंटे में कोई काम कर रहा हूँ और उसका आउटपुट कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि बैलेंस इज अ की, राइट। मतलब जब तक मेरा मन और मस्तिष्क, मतलब जब तक मेरा माइंड एंड मेरा मन है वो बैलेंस में नहीं होगा, मेरी बॉडी बैलेंस में नहीं होगी, तब तक पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि लाइफ शुड बी, मतलब लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करूँ, मैं कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी करूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी करूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा देर टाइम स्पेंड करूँ, राइट। मैं मतलब थोड़ा सा घूमूँ, वो भी करूँ। तो मुझे लगता है व्हेन दैट बैलेंस विल बी मेंटेन, तो मुझे लगता है कि इससे मेरी इफेक्टिविटी एज अ स्टूडेंट और बढ़ती है। तो उसमें कहीं कुछ बुराई नहीं है। तो मैम ये तो हमने बात कर ली कोचिंग से भी रिलेटेड और एक बच्चों से भी रिलेटेड कि बच्चा कैसे शुरू में सिग्नल देता है पेरेंट्स को। अब आते हैं हम कि पेरेंटिंग पे, कि शुरू से ही एक बच्चे की कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए अगर वो चाहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना। क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से एक पेरेंट्स सोच लेता है कि मैं अपने बच्चों को ये बनाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ। और आज भी कहीं ना कहीं बच्चों पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो प्रेशर रहता ही है कि पेरेंट्स का जो ड्रीम है उसको फुलफिल करना है। पेरेंट्स का ड्रीम को वो अपना ड्रीम बना लेते हैं, या नहीं भी। अगर कई सारे ओपन पेरेंट्स भी है जो सोचते हैं कि नहीं, हम अब मेरा बच्चा जो भी करेगा करे, मैं उसका साथ हूँ। तो कैसे एक पेरेंटिंग होनी चाहिए शुरू से ही? सबसे पहले तो सवाल ही गलत है। जो आपने बोला ना, बच्चों को वो बना लेते हैं कि
सपने बना लेते हैं, ऐसा ही करें वैसा ही करें। एक्चुअली यही रॉन्ग नोशन है। सबसे पहले इट्स अ वाइड मैसेज फॉर ईच एंड एवरीवन, ठीक है। और मेरे ख्याल से खलील जिब्राल ने दिया था, मे बी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, बट हमें एक चीज़ समझनी होगी कि बच्चे हमारे थ्रू आते हैं। वी आर द गेट, राइट, हम दरवाजा हैं, बच्चे हमारे थ्रू आते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हर व्यक्ति की जो जीवन की जो जर्नी है, जो लाइफ जर्नी है, वो अलग है, ठीक है। और हम यहाँ पर सब एक दूसरे की लाइफ जर्नी में कहीं ना कहीं सहायक होने के लिए आए हैं, कंपेल करने के लिए नहीं आए हैं किसी को, ठीक है। और किसी के चाहने या किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं बनता। व्यक्ति वो बनता है जो वो लेकर आता है, और दूसरा वो जो बनना चाहता है, राइट। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स, जो हम सोचते हैं ना, हम बात करते हैं बनने की, राइट, लेकिन ना जो स्किल सेट होता है ना, वो इस तरीके से काम नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिखने के लिए जो आपको स्किल सेट चाहिए और आपको खेलने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो सेम है, तो आप बिलीव करेंगे? नहीं। क्या सुनने में एक जैसी लगती है बात, लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, जैसे आपको एक बॉल पकड़नी है, तो बॉल पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसी तरीके से आपको अच्छा लिखने के लिए भी क्या चाहिए? वही आई हैंड कोऑर्डिनेशन, और आपको क्या चाहिए? फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप अच्छी कर पाओगे। आप अच्छे प्लेयर हो तो आप अच्छा लिखोगे भी, ठीक है। इवन अगर आप बहुत अच्छा, आपका फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी करोगे, आप बहुत अच्छे सर्जन भी होगे, ठीक है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जितने भी IITians हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। जितने भी आपको सर्जन्स मिलेंगे वो आपको पता चलेगा कि वो बहुत अच्छी बुनाई, कढ़ाई, क्रोशिया और बहुत महीन काम भी करते हैं, बिकॉज स्किल इज द सेम। वो स्किल का क्या करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो जो पेरेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो स्किल सेट्स के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। और स्किल कैसे डेवलप होती है? थ्रू द एक्सपोजर। क्योंकि आज हम जिस एरा में रह रहे हैं, इट्स अ मोस्ट चेंजिंग, मतलब ना मोस्ट रैपिडली चेंजिंग एरा। यहाँ पर 10 साल बाद आपको किस स्किल सेट की जरूरत पड़ेगी, क्या आपको पता है? टेक्नोलॉजी हर दूसरे दिन बदल रही है, तो हमें नहीं पता कि 10 साल बाद मेरे बच्चे को क्या काम करना है। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें एब्सोल्यूट होती जा रही हैं, राइट। दूसरा, हम लोग बच्चों को मतलब एक्सपोजर तो जब मैं को बोल चुके हैं। दूसरा, हम बच्चों के इंडिपेंडेंट परवरिश करें। इंडिपेंडेंट परवरिश का मतलब ये है कि हम बच्चों को अपना काम खुद करने के लिए प्रेरित करें शुरू से ही, राइट। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो आप उनको कोई भी, जैसे अभी बच्चे छोटे होते हैं ना, आप उनको कोई भी हेल्प ऑफर करते हैं तो वो खुद बोलते हैं आप ही, मी, माइन, मैं अपने आप करूँगा। लेकिन दैट टाइम हमें क्या लगता है एज अ पेरेंट कि वो नहीं कर सकता, उनको जबरदस्ती ऑफर करते हैं हेल्प, राइट। तो मुझे लगता है कि हेल्प तभी ऑफर करें जब बहुत एब्सोल्यूट हो, और बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट अपना काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हमें बच्चों को डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट उनमें डेवलप हो, इसके लिए शुरू से ही बच्चों को अल्टरनेटिव चॉइसेस देनी चाहिए, राइट। मैं ये नहीं कह रही आप ओपन एंडेड चॉइस दे दीजिए, लेकिन आप सेलेक्टिव चॉइस तो दे सकते हैं, क्लोज एंडिंग चॉइस तो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चों को फ्रूट खिलाना है, आप इतना तो कह ही सकते हैं ना, इन प्लेस ऑफ केला रख दिया खा ले, आप इतना तो कह ही सकते हैं ना, आई हैव एन एप्पल एंड अ बनाना फॉर यू। क्या फल खाओगे आप, राइट। तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या होती है? डिसीजन मेकिंग डेवलप हो रही है, राइट। वो जब अपना काम खुद कर रहा है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डेवलप हो रही है, और जब वो अपना काम खुद करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इस तरह का जो बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो आर यू गेटिंग? प्लस जो एक हमारा बहुत बड़ा मिथ है, हम सारे काम खुद करके दे दो, राइट। खाना जो है, लड़का है तो खाना नहीं बनाएगा, लड़की है तो खाना नहीं बनाएगी। और अब तो हम उस एरा में जहाँ पर दोनों ही खाना नहीं बनाते। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये लड़का और लड़की के दायरे के बाहर है। खाना हम दोनों खाते हैं, भूख सबको लगती है, तो इट्स अ लाइफ स्किल। तो हम सबको अपने बच्चों को बेसिक खाना खाना सिखाना चाहिए, राइट। और अगर आपको ये भी पता है कि बच्चे को आपको अपने से दूर रहने की आदत डालनी है, तो आपको थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट की भी आदत होनी चाहिए। और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर कोड करना चाहूँगी,
हम लोग बचपन में पता है बच्चों के साथ क्या करते हैं, हम उनको ना बहुत कहीं ना कहीं गलती ही से मान लीजिए, बट एक चीज़ सिखाते हैं, वो है कि कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है ना तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। जैसे वन एग्जाम्पल, बच्चा गिर गया, राइट, तो सबसे पहले घरों में क्या होता है, अरे 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 अरे, हम ना वो जमीन को मारते हैं और कहते हैं ये इसकी वजह से गिर गया, राइट। हमने बच्चे को क्या सिखाया उसकी कि गलती नहीं है, तुम ढंग से चल रहे थे, तुम गिर गए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, किसकी गलती है, जमीन की गलती है, राइट। इसकी जगह मैं ये भी तो सिखा सकती थी ना कि आप ढंग से नहीं चल रहे थे, या आप ऐसे चलते तो ठीक हो जाते, राइट। मैं बच्चे को उसके एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी तो सिखा रही थी। एक और चीज़ जो हम घरों में बहुत करते हैं, जो मैं बहुत प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व करती हूँ, बच्चा कुछ भी करता है ना, सबसे ज़्यादा शब्द मुझे लगता है कि कोई बच्चा दिन भर सुनता है, ना 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 ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा इस सोफे से यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और मैं उसे कह रही हूँ नहीं मत चढ़ो, गिर जाओगे, आपको क्या लगता है इनडायरेक्टली मैं क्या बता रही हूँ उस बच्चे को, वो कैपेबल नहीं है, कि वो कैपेबल नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है उस पर कि वो चढ़ सकता है। इसकी जगह ये भी तो हो सकता था कि मैं उसको कोशिश करने देती, राइट, और उस कोशिश में वो गिर नहीं जाए या उसको लगे नहीं या कुछ, वो तो उसके लिए मैं कुछ और अरेंजमेंट्स कर सकती थी इन प्लेस ऑफ डूइंग दिस। मैम कई बार क्या होता है ना कि जब बच्चे कोटा आते हैं तो कुछ ही समय के बाद कहने लगते हैं कि हमें होम सिकनेस हो रहा है। क्या रीजन है होम सिकनेस के पीछे, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? हमारे बच्चे कभी रहे ही नहीं है पेरेंट्स के बिना, और हमारे बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के साथ में नहीं रहते, हमारे बच्चे बड़े पैम्पर्ड बच्चे हैं, राइट। हमारे यहाँ पर जो पूरा घर जो है ना, मतलब इन एनी इंडियन, मतलब नॉर्मल इंडियन फैमिली, पूरा घर एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। आज से अगर आप 10, 15, 20 साल पहले जाएंगे तो घरों में 4, 5, 6 बच्चे हुआ करते थे, राइट, और किसी को नहीं पता होता, माँ को आपको पता नहीं होता था बच्चे कहाँ हैं, बच्चे सब पल जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पूरे के पूरे गांव की वो होते थे, हर व्यक्ति उनको कहीं गलत दिख गया तो यहाँ क्या कर रहे हो, भूखा है तो चल खाना खा, ठीक है। अब क्या है, एक बच्चा है और वो पूरे के पूरा का जो घर है ना, उसकी दादी दादा मम्मी पापा वो सारे उस बच्चे के लिए लगे हुए। आज मेरा टिन्नू ये नहीं खाएगा, आज मेरा मिन्नू वो नहीं खाएगा, तो दिन भर में घर में 10 डिशेस बन रही हैं। तो ऐसा बच्चा जिसको आपने ऐसे पैम्पर करके रखा हुआ है, अब आप उसको कहते हैं बेटा हॉस्टल जा, फिर हॉस्टल के अंदर क्या होगा कि जो वहाँ पर मेस का तो एक फिक्स रूटीन होगा, राइट, तो जो मेस में जो बना होगा वो तू खा, उसको तो आदत ही नहीं ना बना बनाया खाना खाने की। तो होम सिकनेस इज ऑब्वियस, राइट। तो बच्चा यहाँ पर गलत नहीं है। तो ऐसे होम सिकनेस को बच्चा कैसे ओवरकम करे अगर यहाँ आता है कोटा में? क्योंकि अब वापस जाना ठीक है, वापस जाने के बाद कहीं ना कहीं हम अपने करियर के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आ गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? आ गए हैं तो सबसे पहले तो फिर ये मन का विषय, दिमाग का विषय। सबसे बड़ी बात है मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर नहीं है, ठीक है, वो मेरे साथ है, दे आर जस्ट द कॉल अवे, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वी कैन कनेक्ट थ्रू द कॉल एंड थ्रू द वीडियो कॉल, बट नॉट टू मच। नॉट टू मच मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि जब तक आपके पास जाने के या भागने के तरीके होते हैं तब तक उस कंडीशन में आप एडजस्ट करने का तरीका नहीं ढूंढते हैं, राइट, नहीं पा पाते। तो सबसे सिंपल तरीका है कि कहीं ना कहीं वो अश्योरिटी और अपने आप के लिए बिलीव कि मेरे पेरेंट्स यहीं हैं, यहाँ का जो माहौल, और ये मतलब ये साल और 2 साल का मैटर है, अल्टीमेटली आई विल बी विद दिस। मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे गोल के लिए हूँ, दैट कैन। मैम मेरा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसके बाद मैं इंटरव्यू एंड करूँगा, काफ़ी लंबा हो चुका है, कि कोई एक बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को क्लियर कट बोलता है कि चाहे वो जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो अपने लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोटा, ओवरऑल, कि कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें हैं यहाँ पर भी, मैं फिर वही कहूँगी, पेरेंट्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा ये क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। क्या ये सच है कि वो बच्चा ये नहीं कर सकता, उसमें किसकी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, या वो जस्ट आउट ऑफ द स्ट्रेस और वो अपना नहीं देना चाहता, मतलब वो अपना काम नहीं करना चाहता, वो जिम्मेदारी से बचना चाहता है, वो भागना चाहता है, ठीक है, वो इसलिए बोल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट्स को समझनी होगी। अगर पहला कंडीशन मान ले बच्चे को लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ,
उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को ये लग रहा है वो कैपेबल नहीं है लेकिन वो कैपेबल है, राइट, तो आप एक काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो काम वैसे आप भी कर सकते हैं लेकिन शायद वो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा। तब आपको उसको एहसास दिलाना पड़ेगा उसकी कैपेबिलिटीज़ का, ठीक है, क्योंकि पास्ट में ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जैसे आज बच्चा का मान लीजिए 12 साल का है, 15 साल का है, तो उस पास्ट में भी तो उसका रिकॉर्ड होगा सक्सेस का, जब वहाँ पर उसने उन कामों में सफलता हासिल की होगी, तो मुझे उसको याद दिलाना पड़ेगा। और ये बच्चे का विषय नहीं, हमारे साथ भी होता है, हम लाइफ में भूल जाते हैं ना कभी कभी। कभी कभी क्या होता है, किसी एक फेलियर को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इससे पहले हमने 1000 सक्सेस भी गेन की है। तो हमें उस बच्चे को उसकी उस सक्सेस को याद दिला के उस सोए हुए कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा कि इट्स फाइन टू बी फेल समटाइम्स। किसी एक घटना में फेल होने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ फेलियर, राइट। सो तुम्हारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेस का एंड यू अगेन कैन डू इट। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि जिन चीज़ के प्रिपरेशन के लिए आए हो आप, वही सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी लाइफ बहुत बड़ा है। दैट्स बिल्कुल रियलिटी है लाइफ की। एक चीज़ बताइए, आईआईटी अगर आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ ख़त्म हो जाती है क्या? नहीं होती, तो लाइफ स्टिल गोज ऑन। तो यस, यहाँ पर हम वो बात भी कर सकते हैं। एक्चुअली पीपल जस्ट बोलते ना, बीइंग कंफ्यूज्ड अबाउट गोल्स एंड पर्पस, राइट। गोल जो है ना वो लाइफ का अल्टीमेट नहीं होता। गोल्स लाइफ में बनते रहते हैं। मैं अभी हूँ, 12th पास करना मेरा पर्पस मतलब गोल हो सकता है, आईआईटी करना मेरा गोल हो सकता है, आईआईटी के बाद अच्छे से मेरे को इंजीनियरिंग का वो ख़त्म करना मेरा पर्पस हो सकता है, गोल हो सकता है। देन मेरे को जॉब में जो भी करना है वो मेरा वो गोल हो सकता है, शादी करना गोल हो सकता है, बच्चे पैदा करना गोल हो सकता है। तो गोल्स जो होते हैं टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी एक गोल को अचीव करने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। मुझे लगता है कि जब हम गोल मतलब बनाते हैं ना, उस समय एक चीज़ और हमको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानना ज़रूरी है कि हम क्यों वो गोल प्राप्त कर, मतलब मैं वही क्यों करना चाहता हूँ। दुनिया में लाखों प्रोफेशंस हैं, राइट, दुनिया में लाखों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मैं कुछ भी कर सकता था, मुझे यही क्यों करना है, राइट। क्योंकि अगर मुझे मेरा वो क्यों क्लियर होता है तो उसके दो पर्पस सॉल्व होता है। क्यों पता होने पर जब हमारे लो टाइम्स आते हैं ना, तो हम लोग डीमोटिवेट नहीं होते बहुत ज़्यादा, हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। और दूसरा, जब मुझे मेरा क्यों पता होता है तो मुझे पता होता है कि इस चीज़ को पाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है विच आई विश टू शेयर विथ योर पॉडकास्ट टू एवरीवन, दैट आप जितने भी गोल्स हैं हमारी लाइफ के, अगर हम उनको डाइसेक्ट करें, ठीक है, तो हमको दो ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, कि मैं ये क्यों पाना करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुश हो जाऊँगा, या ये करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगा, पीस मिलेगी, राइट। दे आर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसको पाने के हज़ारों तरीके हैं, राइट। लाइफ किसी भी एक चीज़ पे ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमारे सामने हमने जो भी फिक्स किया है, जो प्लान किया है, उसको अपना 100% दें। उसके बाद जो भी होता है लाइफ में आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि हम अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से लाइफ प्लान करते हैं, लेकिन जब हम जिस परिस्थिति में होते हैं, जहाँ होते हैं, वहाँ हम अपना 100% देते हैं, तो लाइफ हमको वो देती है जो हम कभी सपने में सोच भी नहीं सकते। मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, द पीपल हु फेल्ड इन लाइफ, राइट, और आज वो अपनी लाइफ में, आई थिंक द जो फेलियर है शायद उनके फेलियर ही उनके उस इतना बड़े बनने की वजह है। मेरे ख्याल से कोटा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोटा कोचिंग में भी आए हैं, जो 12th भी शायद पास नहीं कर पाए, उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट इवन देन आज वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर है, बिकॉज मे बी दे नॉट बिकेम द IITian, बट जब वो कोटा में रहे तो उन्होंने जो पढ़ाई की, उस जर्नी में उन्होंने जो सीखा, जो दोस्त बनाए, जो कनेक्शंस बनाए, जो लर्निंग्स की, आज वो उनको क्या करती है, बहुत मतलब एक लाइफ में उनके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं अभी जब टेडॉक्स टॉक में गई थी तो आई ऑल्सो मेट वन यंगस्टर हु इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोटा, राइट, एंड वो कोटा मतलब एंड ही इज़ अ यूट्यूबर, अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर। यू आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट, एंड वाई यू आर मोर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड? क्यों? क्योंकि आप कोटा के उस कोचिंग में पढ़े हो, तो आप उन समस्याओं को जानते हो, उन बच्चों को जानते हो, तो आप उन बच्चों की समस्याओं को समझ के उनको
अप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हो, और वो बच्चे भी आपके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, दे आर द वन हु गोन थ्रू विद दिस, डेफिनेटली, राइट? तो डेफिनेटली। आप, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ध्येय होना चाहिए ना, वो लर्निंग पे होना चाहिए। अगर लर्निंग पे ध्येय होगा तो मैं लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता, मैं लगातार लाइफ में बढ़ता रहूंगा, और लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। मैं सीखता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। लाइफ कभी खत्म नहीं होती, राइट मैम। लाइफ गोज ऑन। सो थैंक यू मैम कि काफ़ी लंबा पॉडकास्ट रहा, लेकिन ये पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता के लिए काफ़ी काम का पॉडकास्ट रहेगा। काफ़ी चीज़ें उन्हें जानने की मिलेगी कोटा के बारे में, और एक पेरेंट्स को क्लियर कट मैसेज मिलेगा कि बच्चों के साथ किस तरीके से घुल मिल के रहना है, कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, और कैसे बच्चों को प्रेशर, टेंशन या एंजाइटी में नहीं आना है। एक ही मंत्र है, लगे रहो मुन्ना भाई का हमारा, लगे रहो, राइट? लाइफ गोज ऑन, तो चलते रहो, करते रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, और मेरे ख्याल से हम सब ऐसे ही पहुंचे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, पता है, लाइफ के अंदर कि हम कुछ कर रहे होते हैं, है ना, और हमें उस समय लगता है कि यही सब कुछ, होते बाद समझ आता है कि ये नहीं था जो ज़िंदगी से चाहिए था। हम कुछ जब और करते हैं तो कई बार तो क्या होता है, 30 40 50 साल की उम्र में समझ आता है कि लाइफ से चाहिए क्या होता है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में सिंपल थिंग है, सीखते जाओ, जहाँ हो अपना 100% देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हम लाइफ में कभी फेल नहीं होते। लाइफ में क्या लेकर आते हैं हम, राइट? तो लाइफ में हम कुछ लेकर नहीं आते, कुछ लेकर भी नहीं जाते, तो उसकी जो बीच की ज़िंदगी, उसमें हमारा यही पर्पस होना चाहिए कि वी जस्ट फुल्ली enjoy it and to share it whatever we can, that happiness, that peace, that contentment, whatever we can share, that's all. ओके मैम। सो थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।